तो आज दिल्ली में पुलिस रोक के बावजूद हुंकार रैली का आयोजन हुआ। गुजरात से आए दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी ने दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये युवा हुंकार रैली की। उनके साथ अखिल गोगोई, कन्हैया कुमार, प्रशांत भूषण भी शामिल हुए। मेवानी ने अपनी रैली में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। रैली में यूपी की भीम आर्मी के समर्थक भी पहुंचे, जो अपने हाथों में अपने नेता चंद्रशेखर के पोस्टर्स लिए हुए थे। हमारे साथ खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप महापात्रा आरएसएस के जानकार और प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, मैं आपसे, कितनी बड़ी चुनौती है आज ये जो रैली हुई है, जिस तरह से आपने कन्हैया को भी सुना ब्रेक से पहले जो बातचीत कर रहे थे कि एक विपक्ष के रूप में ये सामने आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, जो मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था और कन्हैया कुमार जिस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और जो ख्याति उन्होंने लाभ की, उस यूनिवर्सिटी में मैंने कम्युनिस्टों को उन्हीं के धरती पे हरा के प्रेसिडेंट बना था। और एक स्टूडेंट होने के समय बहुत सारे महत्वाकांक्षा आकांक्षा रहती है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि वे स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है तो इसलिए इस तरह की वो आशा पोषण करते हैं। परंतु आपने जो प्रश्न उठाया था उसी इंटरव्यू के दौरान, वो बहुत ही महत्वता रखती है। आम आदमी पार्टी वो भी इसी तरह से ही एक मूवमेंट के नाते शुरू हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज लेकिन उसका, मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। आज आम आदमी पार्टी या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। पहला तो ये एक बिंदु है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बिंदु, एक विपक्ष के नाते खड़े होने का, क्या कांग्रेस या फिर बाकी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन लोगों को स्पेस देंगे? और आज जो विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं कि 31 दिसंबर से लेके आज हम जब 9 जनवरी में हैं, काफी सारे परिवर्तन हुए। संदीप, ये विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये असंतोष जो हमारे समाज में है उस पर चुप्पियों को लेकर ये खड़े हो गए। 9 दिन में ही इनका जो स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है उसको मैं आपके पास उजागर कर रहा हूँ। 31 दिसंबर की जो घटना, जो भीमा कोरेगांव आज तक एक कल्चरल प्रोग्राम के नाते वहाँ पे चलता था, उस दिन जब ये वहाँ पे कार्यक्रम किया गया, यलगार परिषद, वहाँ पे कौन कौन थे? नक्सल्स भी नेता भी थे, पीएफआई के नेता थे। जब मीडिया में और बाकी सारे जगह ये बात हुई कि भाई ये किस तरह किस दिशा में जा रहे हैं, आज ये टोन डाउन करके कह रहे हैं कि हम विपक्ष के नाते आएंगे। अगर विपक्ष के नाते आते हैं तो अच्छी बात है। भारत एक गणतंत्र है, आप पे अगर काबिलियत है, अगर जनता आपको एक्सेप्ट करती है, निश्चित रूप से आप उभर के आइए। परंतु टोन डाउन किया है, मुझे टोन डाउन इसीलिए किया है कि इनका जो एजेंडा था वो धीरे धीरे एक्सपोज हुआ। 31 दिसंबर में कौन को वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, जब लोगों को पता चला कि पीएफआई जैसे संस्था, वहां पे नक्सल्स वहां पे मौजूद थे, वहां पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले उमर खालिद जैसे व्यक्ति थे। अब जब सब बात वहां पे सारी कुछ बात आई तो टोन डाउन करके ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नाते एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। लेकिन इनका अगर देखेंगे, अगर इसको सतह को थोड़ा कुदरेंगे तो कहीं ना कहीं वही भारत तेरे टुकड़े होंगे की मानसिकता वाले लोग उनके साथ हैं। ये कब तक चल सकता है? भारत नहीं चलता, हो रहा है। आज अगर मेवानी कह रहा है कि उमर खालिद मेरा हीरो है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यूथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूथ को क्या आप इस तरह से मैसेज देंगे? हमारा देश एक युवा देश है, युवा देश है, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के अगर युवा कोई रखता है, आप अगर सहमत हैं या कोई और सहमत है, तो मैं तो असहमत हूँ। उनको मुबारक अगर वो कोई सहमत है तो। देखिए, मुझे लगता है कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मामला अभी कोर्ट और पुलिस तमाम उस पर हुई है बातचीत। और अगर उमर खालिद दोषी होंगे तो जाहिर है हम लोग को जुडिशरी पर विश्वास रखना चाहिए कि इसको पॉलिटिकल गिमिक और पॉलिटिकल जार्गन के लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए। दूसरा, यलगार परिषद पुणे में हुई थी और हिंसा कहीं और हुआ है, भीमा कोरेगांव। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि ये दलितों के प्रति एक जो हिंसा की प्रवृत्ति है लगातार बढ़ रही है, चाहे सहारनपुर हो, चाहे ऊना हो, चाहे भीमा कोरेगांव हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हम लोग काम करते हैं, जिस माइंडसेट के साथ अथॉरिटीज़ बिहेव करती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज हर जगह आप ले लीजिए। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल दलित वंचित जमात में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति है कि इनको हीन दीनहीन देखना। तो इस तरीके से दो मनोवृत्तियों का टकराव हो रहा है। टकराव वन तरफ वायलेंस। अगर आप हम ये मानेंगे और तमाम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन 2014 में हमने देखा था इन लोगों ने वोट किया था, बीजेपी सरकार के लिए वोट किया था। तो संदीप, जो ये इतना सब कुछ बदला है, क्या इसके लिए सरकार कहां पे अपने आप को दोषी मानती है? जो ये चुप्पी, बार बार जो ये शब्द कन्हैया भी कह रहे थे, एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। नहीं, बात देखिए,
सरकार की मैं यहाँ नुमाइंदा नहीं हूँ, वो सरकार की नुमाइंदा वो करेंगे जी। दलित मुद्दे पे जो लोग बात कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के विशेष के बात कर रहे हैं, मुझे दुख इस बात से होता है जब केरल में संघ का एक स्वयंसेवक दलित हुए, उसकी हत्या की जाती है, वहां पे चुप्पी क्यों? ये काउंटर क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूं। अगर सरकार किसी स्तर पे अगर आप किसी कुछ लोगों का मानना है कि नहीं काम कर रही, तो निश्चित रूप से आप आवाज उठाइए। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस तरह के मूवमेंट्स का कि दिग्भ्रमित ना हो जाए। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, आपका स्वागत है, परंतु सिलेक्टिव आप अगर काम करेंगे, केरल में हत्याएं होती है, बंगाल में हत्या, पुणे में एक दलित लड़के को जला के मार दिया गया एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा। देखिए, मैं तो समय लोग चुप रहे। मैं कहने का तात्पर्य है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं किसी वर्ग विशेष का, तो आप चुप्पी केवल मात्र अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिए ना रहें, सब जगह आप अपना आवाज उठाएं। अगर आप यहाँ पे ऊना में कर रहे हैं, या वहां जो हुआ गलत है, सजा मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और संघ के परम पूजनीय सरल संघ चालक ने भी ये बात कही है, किसी को अपने हाथ कानून नहीं लेना चाहिए। परंतु वो लोग जो दलित को अपने राजनीति का अस्त्र बना के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, वो लोग चुप क्यों रहते हैं जब वो स्वयंसेवक होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न ऐसा है। किसी भी तरह का, मैंने प्रवृत्ति की बात की है, और प्रवृत्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है। जो प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, जनेऊ बनाम गैर जनेऊ, जो मनु की संस्कृति, मिथकीय मनु की संस्कृति से आ रहा है, वो बीजेपी में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, किसी भी पार्टी में हो सकता है। मैंने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मैंने ये बात कही है कि क्यों बढ़ती है दलितों के प्रति हिंसा, चाहे वो केरल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार। अभी बिंदी कुमारी का मामला आपने देखा। तो जो हिंसा की जो प्रवृत्ति है, इसका पॉलिटिकल पार्टी से खाली, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कई बार होता है कि एक मर्यादा होती है कि इस तरह के हिंसा में पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष जाते हैं, बात करते हैं, सरकार के नुमाइंदे जाते हैं। यहाँ तो जिस तरीके से बढ़ी है हिंसा, उससे लग रहा है कि पुलिस प्रशासन, लोकल प्रशासन, सरकार और सरकार को चलाने वाले तमाम संगठन सब क्लब कर गए एक साथ। सदीक, क्या कोई बीजेपी, आप बीजेपी की तरफ से नहीं है लेकिन आप संघ के जानकार हैं, एक ठोस बड़ा एक दलित नेता सामने नहीं रख पाए जो इन ऐसे मसलों पर अपनी चुप्पी तोड़ते या सफाई देते या बोलते? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार ये विपक्ष का ये जो प्लेटफॉर्म है कह रहा है कि प्रधानमंत्री चुप रहे, तो कौन बोलेगा? अब उदित राज है, रामविलास पासवान है, जनरली जो लोग आए हैं दलित नेता वो आउटसोर्स किए गए हैं। बंगारू लक्ष्मण आए थे संघ में, लेकिन उसके अलावा और तो कोई था नहीं। तो अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है संघ पर, बीजेपी पर, कि आपके पास तो कोई नेता ही नहीं दलित बड़ा नेता, तो फिर क्या जवाब है? उसका कारण क्या है कि विपक्ष जो अनुसूचित वर्ग के लोग संघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको वो मानता नहीं है। आप अगर आंकड़े देखेंगे, आज के समय में सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा एमपीज, सबसे ज्यादा राज्यसभा में जो एमपीज हैं, बीजेपी से जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के बहुत लोग हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात ये कहना कि केवल एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते ये कोई बात रख सकता है, मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा निधि जी। एक उत्तर प्रदेश राज्य में, बहुत बड़ा राज्य, एक महिला वहां पे मुख्यमंत्री बनी और इसी राजनीति के कारण बनी। उसके बाद क्या हुआ? उस समाज का उत्थान करने के बजाय आज आप भी जाइए दिल्ली में एक ऐसी जगह जहां पे एक स्मारक बनी है, नोएडा में जाइए, लखनऊ में जाइए, किस तरह के वहां पे मूर्तियां बनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि दलितों को केवल मात्र वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत सारे राजनीतिक पार्टी ने यूज किया। संघ का ये मानना है कि धर्म और जाति के नाम पे देश को नहीं बांटना चाहिए, और संघ का ये परंपरा रहा है कि कभी किसी की जाति नहीं पूछती। भाई साहब हंस रहे हैं, शायद संघ के कभी शाखा में आएंगे तो उनको पता चलेगा। संघ शुरू से ही 1925 से, और ये हिस्टोरिकली ये रिकॉर्डेड है। गांधी जी भी गए थे जब वर्धा में एक शाखा लगी थी, वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि वहां पे किसी ने किसी की जात नहीं पूछी। बाबा साहेब अम्बेडकर भी जब गए थे संघ के शाखा में, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि संघ में ये जात पात की ये भेदभाव नहीं है। तो इस तरह के जो हम लोग बात कर रहे हैं आज, जो कास्ट की बात, वो संघ उसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए कि देश में जो छुआछूत के भेदभाव या कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना, वो संघ इंप्लीमेंट करके दिखाइए। देखिए ऐसा है, जातीय भेदभाव और दमन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एफिडेविट देके करता नहीं, एक मनोवृत्ति होती है। लोग समझ लेते हैं क्या करना है, नहीं करना है। अगर इनकी नैरेटिव को हम मान लेते हैं तो इस देश में दलितों की कोई समस्या ही नहीं है, ट्राइबल कोई समस्या नहीं है। भाई हमारे राष्ट्रपति हमारे दलित हैं, पिछड़ी जाति के हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये काम कीजिए ना, 4 शंकराचार्य हैं, एक SC, एक ST, एक OBC बना दीजिए। मुस्लिम से तो परहेज है तो एक महिला शंकराचार्य बना दीजिए। कहाँ दलितों को समस्या है?
बॉस आप सिंबॉलिक देखिए, बात क्या है कि इनकी राजनीति जो है सिंबॉलिक। मायावती भी आपकी बनी थी, मायावती से आपने कभी प्रश्न किया? सबसे प्रश्न लखनऊ में क्या किया उन्होंने, नोएडा में क्या किया? हमारा बाकी सारे लोग आज जब महाराष्ट्र में जो लोग उतर के आ रहे हैं दलित राजनीति के नाम पे, उनसे आप प्रश्न करिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पार्टी की स्थापना की थी आज कितने धड़े में बटी है और किस लिए बटी है। यहाँ पे आके टीवी स्टूडियो में दिल्ली में ये हम लोगों का एक तरफ अठावले साहब का अलग बात है। अठावले साहब ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं तो पिछले प्रोग्राम में है कि राजनीति क्या मेरा रैली क्या संदेश देके गई है? संदेश ये कि ये एकदम है, जब राजनेता और राजनीतिक पार्टी जब सवाल नहीं करेंगे, उनकी चुप्पी रहेगी तो समाज जगता है। और जिस सर प्लीज अगर आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपके पार्टी में 1000 MP और MLA हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। किसी की इतनी अगर हिम्मत है, डर के मारे एक लाइन तो ऊना पे निकलती नहीं, सहारनपुर पे निकलता नहीं, किसी इशू आप ही इसी सरकार में इतने सारे फंड कट हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खतरे में है, तमाम सब इश्यूज हो रहे हैं। कोई मिनिस्टर, कोई MP बोलता नहीं है। उनको व्यक्तिगत मुक्ति की चाहते, जमात की मुक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। संतोष की एक बहुत बड़ी वजह है और शायद यही उसी का एक हमने देखा किसका उसका जो नतीजा था। आज एक हुंकार रैली दिल्ली में देखने को मिली है। बहरहाल क्या रंग लाएगी ये आने वाला समय बताएगा।